हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में अपन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर का एक क्वेश्चन करेंगे। मैं पहले आपको बेसिक बता देता हूँ कि क्या होता है। अगर अपन ने किसी एक कंपनी ने, फॉर एग्जांपल कंपनी ए ने इन्वेस्ट करा है 20% और मोर बट लेस देन और इक्वल टू 50% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, फॉर एग्जांपल कंपनी बी, तो यहाँ पर कंपनी ए का क्या माना जाएगा? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ऑन कंपनी बी। कंपनी बी कौन हो जाएगी? कंपनी ए की एसोसिएट हो जाएगी। यानी मैं कंपनी ए, मैंने कंपनी बी में 20% से ज़्यादा लेकिन अप टू 50% का इन्वेस्टमेंट करा इक्विटी शेयर्स का, तो मैं क्या बन गया उसका? मैं इन्वेस्टर हो गया। सामने वाला कौन हो गया? इन्वेस्टी हो गया। और वो सामने वाला मेरा क्या हो गया? एसोसिएट हो गया। इस एसोसिएट की अकाउंटिंग और इसी के साथ साथ जॉइंट वेंचर्स की अकाउंटिंग भी अपन एज पर इंड AS 28 इक्विटी मेथड से करते हैं। क्या करते हैं अपन? बेसिकली बुक्स ऑफ इन्वेस्टर कंपनी, यानी अपने एग्जाम्पल के हिसाब से जो कंपनी ए है उसकी बुक्स में अपन अकाउंटिंग करते हैं। दूसरी बात, इन्वेस्टर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएगा और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएगा एज पर इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड में अपन क्या करते हैं, ये अपन इस चीज़ में समझेंगे। इक्विटी मेथड में अपन क्या करते हैं? सबसे पहले जो अपन ने सामने वाले में इन्वेस्ट करा वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपन शो करते हैं। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, रेस्ट अपन क्वेश्चन के साथ समझ लेंगे सारी एंट्रीज। जो अपन ने उसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट करा वो अपन रिकॉग्नाइज करते हैं। कोई प्रॉफिट आया, कोई OCI आया, कोई सामने वाले ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करा, कोई और तरह का डिस्ट्रीब्यूशन करा, उसको अपन रिकॉग्नाइज करते हैं। गुडविल वगैरह अपन रिकॉग्नाइज करते हैं। नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको 2 बार समझाने की जगह मैं आपको एक बार बेसिक ओवरव्यू दे दूँ, फिर अपन क्वेश्चन के साथ साथ उसको समझ लेंगे सारा। ठीक है, लेकिन इसमें अपने को एक चीज़ क्या ध्यान रखने की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 20% से ज़्यादा लेकिन 50% से कम का इन्वेस्टमेंट है, यानी अपन उनके असेट्स को अक्वायर नहीं कर रहे, अपन उनकी लाइबिलिटीज़ को अक्वायर नहीं कर रहे। अगर अपन ये अक्वायर नहीं कर रहे तो उनके बीच में जो डीलिंग्स वगैरह होंगी कंसोलिडेटेड फाइनेंस, कुछ अपन एलिमिनेट नहीं करेंगे। क्योंकि अपन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना रहे हैं, अपन एसोसिएट की अकाउंटिंग कर रहे हैं। यानी जो अपना एक इन्वेस्टमेंट दिख रहा है बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, उस इन्वेस्टमेंट में जो चेंजेस आएंगे, जैसे उस इन्वेस्टमेंट में अपना मान लो कि 20% का स्टेक है, 20% या उससे ज़्यादा मैंने आपको कहा, तो 20% भी इंक्लूड हो गया। यानी मान के चलो मेरे 20% का स्टेक है सामने वाली एंटरप्राइज में, तो वो मैंने कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज कर लिया कि मैंने उसमें 20% इन्वेस्ट करा, फॉर एग्जाम्पल फॉर ₹1,00,000। अब सामने वाले को प्रॉफिट हुआ, मैं उस 1,00,000 में उसका प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लूँगा, मेरा हिस्सा जितना आता है। सामने वाले का OCI आया, मैं उस 1,00,000 में OCI रिकॉग्नाइज कर लूँगा जितना मेरा आया उसमें हिस्सा। उसने कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैं उसमें से माइनस कर दूंगा मेरा डिविडेंड। समझ में आ गई आपको बात? बिल्कुल समझ में आ गई। चलो अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है? ब्लू लिमिटेड acquired 25% of the equity share capital of Green Limited on the first day of financial year for ₹1,25,000। 25% का स्टेक यानी 20% या उससे ज़्यादा, बिल्कुल। एज ऑन दैट डेट द कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट असेट्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड वॉज ₹3,00,000 एंड द फेयर वैल्यू वॉज ₹4,00,000। The excess of fair value over the carrying value was attributable to one of the buildings owned by Green Limited having a remaining useful life of 20 years। इसका अपन एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे करते हैं अपन कंसेप्ट के साथ अभी समझेंगे। ग्रीन लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ 10,000। यानी इस 40,000 का 25% हमारा हिस्सा ब्लू लिमिटेड का, 10,000 का 25% हमारा हिस्सा ब्लू लिमिटेड का। एंट्रीज करेंगे अभी समझ लेंगे। कैलकुलेट द गुडविल या कैपिटल रिजर्व, कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी समझ लेंगे। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ब्लू लिमिटेड शेयर इन प्रॉफिट अदर, ये अपने को क्या करना है? 3 चीज़ें करनी है। एक तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है, ब्लू लिमिटेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट या अदर कॉम्प्रिहेंसिव अपने को कैलकुलेट करना है, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अपने को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी अपन आगे जाकर समझ लेंगे। सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी, ये PDF भी सेल्फ सफिशिएंट है, आपको अपने आप सब कुछ समझ में आएगा। स्टिल अपन एक बार इसको समझ लेते हैं। चलो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं गुडविल या कैपिटल रिजर्व? आ जाओ पर अपन नोट्स में देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व, क्या? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर कंसिडरेशन पेड। इस क्वेश्चन में कितना? 1,25,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को 1,20,000 माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स ऑफ एसोसिएटेड जॉइंट वेंचर का इन्वेस्टर शेयर परसेंट। क्या करते हैं अपन? अपन ने कंसोलिडेशन के इतने सारे क्वेश्चन करे, उसमें अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? अपन ने जितना परचेज कंसिडरेशन दिया लेस आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स का हिस्सा कितना अपन ने लिया, तो यहाँ पर फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स अपन लेंगे ऑफ एसोसिएटेड जॉइंट वेंचर इनटू अपन का कितना हिस्सा है उसमें 25% का, कितनी की फेयर वैल्यू है। चलो अपन देखते हैं क्वेश्चन में फेयर वैल्यू कितनी दे रखी है। अपने वो दी हुई थी 4,00,000 की, 4,00,000 का 25% यानी 1,00,000। कैसे होगी कैलकुलेट? गुडविल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,25,000 माइनस 4,00,000 का 25%, 1,00,000। गुडविल कितनी आ गई? 25,000। कितने की आ गई गुडविल? 25,000 की आ गई। चलो दूसरा क्या बोला अपने को? शेयर इन प्रॉफिट या फिर OCI का।
कितना आया हमारा OCI का प्रॉफिट का शेयर कितना आएगा 10,000 का हमारा टोटल OCI, हमारा शेयर उसमें कितना है 2500 का प्रॉफिट OCI का शेयर आ गया। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब ये वाला मेन है, इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपना मेन प्रॉफिट है 40,000 का, उसका 25% अपन ने ले लिया 10,000, ठीक है। लेकिन इसमें अपन एक एडजस्टमेंट और करते हैं जो हमारा फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट होता है। चलो अपन उसको अब समझते हैं कैसे करते हैं, आ जाओ। ये हमारा फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट, यानी डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट बिकॉज ऑफ फेयर वैल्यू एंड कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस। सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है, इसमें अपने को एक इक्विपमेंट की वैल्यू दे रखी है। मैं आपको पहले क्वेश्चन रीड करवा देता हूँ कि कौन सा एडजस्टमेंट अपन कर रहे हैं। अपन ये वाला एडजस्टमेंट कर रहे हैं, द एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू, यानी देखो ये 3 लाख की जो कैरिंग अमाउंट है 3 लाख का, और जो फेयर वैल्यू 4 लाख की, उसमें 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है। उसका यहाँ पे रीजन दे रखा है, द एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू, यानी जो एक्सेस आ रहा है 4 लाख का, द एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू ओवर द कैरिंग अमाउंट वैल्यू वॉज एट्रीब्यूटेबल टू, ये क्यों आ रहा है, एट्रीब्यूटेबल टू वन ऑफ द बिल्डिंग्स ओन्ड बाय ग्रीन लिमिटेड हैविंग अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर्स। यानी एक बिल्डिंग ऐसी है जिसका जिसकी फेयर वैल्यू एक्सीड हो रही है 1 लाख से बाय इट्स कैरिंग अमाउंट, ठीक है। उसकी लाइफ कितनी है 20 ईयर्स। अपन ने कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट करें, सिमिलर डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट अपने को यहाँ पे करना है, जो कि बिकॉज ऑफ फेयर वैल्यू आता है। नॉर्मली अपन फेयर वैल्यू पे अक्वायर करते हैं तो अपन किस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, फेयर वैल्यू पे करते हैं। इन्होंने कितने पे कर रखा होगा, कैरिंग अमाउंट पे कर रहा होगा, यानी कुछ एडजस्टमेंट कुछ डेप्रिसिएशन या तो ज़्यादा अपन चार्ज करेंगे या फिर कुछ रिवर्स करेंगे। अपन ने कंसोलिडेशन क्वेश्चन में सेम एडजस्टमेंट कर रखा है, सिमिलर एडजस्टमेंट कर रखा है। चलो कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले अपन देखते हैं। आ जाओ, क्या करते हैं, स्टेप 1, चेक वेदर द फेयर वैल्यू इज मोर देन द कैरिंग अमाउंट और द कैरिंग अमाउंट इज मोर देन द फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन या इन्वेस्टमेंट डेट ऑफ असेट्स ऑफ एसोसिएट या जॉइंट वेंचर। अपन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर के असेट्स में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। चलो क्या है अपना, फेयर वैल्यू इज मोर देन कैरिंग अमाउंट है साहब। स्टेप 1 में अपन ने क्या डिटरमाइन करा है, फेयर वैल्यू इज मोर देन कैरिंग अमाउंट, क्यों क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 लाख की फेयर वैल्यू है और 3 लाख का कैरिंग अमाउंट है। चलो स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 क्या कहता है, अकाउंट फॉर द एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन रिवर्सल अप टू इन्वेस्टमेंट शेयर परसेंटेज। कितना इन्वेस्टर का शेयर परसेंटेज 25% का, यानी 25% का अपने को रिलेटेड एडजस्टमेंट करना है डेप्रिसिएशन का। यानी अपने को फेयर वैल्यू पे 4 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था। अपन फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हैं असेट्स को, अपन फेयर वैल्यू पे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज अपने को फेयर वैल्यू पे करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कितने पे कर रखा है, 3 लाख पे कर रखा है, यानी 1 लाख पे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। लाइफ कितने की है, 20 ईयर्स की है, 1 साल का अपने को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कितना हुआ 5,000, लेकिन हमारा उसमें कितना है 25% का, तो ये कितना हो जाएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन 1250 का चार्ज हो जाएगा। इससे अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा 8750। मैं आपको इसकी एंट्री भी दिखा देता हूँ। अगर फेयर वैल्यू इज मोर देन कैरिंग अमाउंट है, यानी एडिशनल डेप्रिसिएशन फेयर वैल्यू, हाँ फेयर वैल्यू इज मोर देन कैरिंग अमाउंट, 4 लाख इज मोर देन 3 लाख, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट या जॉइंट वेंचर टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, यानी इससे हमारा प्रॉफिट का शेयर कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर भी कम हो जाएगा। चलो 10,000 माइनस 1250, हमारा 8750 का क्या बचा यहाँ पे, प्रॉफिट बचा। चलो नेक्स्ट अपने को क्या निकालना है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले अपन ने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे इसको खरीदा था, सामने वाली का 25%, 1,25,000 पे। हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट उसमें ऐड हुआ 8750, हमारा शेयर इन OCI उसमें ऐड हुआ 136,250। मैं इसकी एंट्री भी दिखा देता हूँ आपको किस तरह से ये ऐड होता है, क्या मतलब बेसिक से आपको समझ में आ जाएगा इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो सबसे पहले अपन ने इनिशियल एंट्री में क्या करा, इसको अक्वायर, यानी अपन ने असेट खरीदा है, यानी अपन ने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर टू बैंक, सामने वाली की अपन ने इन्वेस्ट करा सामने वाले में, तो अपन ने ये क्या दिखाया, एज एन असेट दिखाया। ये क्या है हमारी बुक्स में, असेट है। इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट एसोसिएट जॉइंट वेंचर क्या है, असेट है हमारी बुक्स में। अपन ने बैंक से असेट को खरीदा। जब हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट रिकॉग्नाइज होता है तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, यानी ये असेट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, डेबिट हो रहा है, यानी और बढ़ रहा है प्रॉफिट से। बिल्कुल, अगर OCI का शेयर भी अगर प्रॉफिट वाला पार्ट है तो उसमें क्या होगा, और ये असेट बढ़ेगा। सेट बढ़ने का मतलब बेसिकली डेबिट हो रहा है असेट, यानी असेट बढ़ रहा है। यहीं पर अगर ये लॉस होता तो यहाँ पे होता क्रेडिट होता, असेट कम होता। इस केस में हमारा प्रॉफिट भी पॉजिटिव है, OCI का शेयर भी पॉजिटिव है, यानी दोनों चीज़ें ऐड होंगी तो हमारा इन्वेस्टमेंट लास्ट में कितना बच जाएगा, 1,25,000 हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऐड, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट वाला पार्ट इसमें ऐड हो जाएगा। दूसरा कौन सा, OCI का पार्ट, ये भी प्रॉफिट पार्ट है, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। हमारा लास्ट का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो बैलेंसिंग अमाउंट है, जो इसमें अपने क्वेश्चन मुझे क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग अमाउंट है, बैलेंसिंग कह रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव फॉर द ईयर एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लोजिंग कितना बचा, यानी मैंने जितने में खरीदा था प्लस मेरा प्रॉफिट का शेयर जो उसमें मेरा आया प्लस OCI का शेयर जो उसमें आया, मैंने सबको ऐड कर दिया और मेरा लास्ट में कितना बचा क्लोजिंग बैलेंस, मेरा लास्ट क्लोजिंग बैलेंस आया 136,250। तो बेसिकली अगर आपको एंट्री समझ में आ रही है, अगर आपको एंट्री समझ में आती है तो आपको इन सब चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, एंट्री समझने के लिए आपको क्या समझना चाहिए, बिल्कुल एक बेसिक सी बात कि जो इन्वेस्टमेंट मैं आपको यहाँ पे क्रक्स बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर जो है वो क्या है, हमारी बुक्स में असेट है।
भाई जो इन्वेस्टर है यानी जो मैं हूँ, जो ब्लू है, इसमें ब्लू और ग्रीन का ही क्वेश्चन है ना ये, एक सेकंड में चेक कर लूँ, ब्लू और ग्रीन वाले ही कर रहे हैं, हाँ ब्लू और ग्रीन का। तो ब्लू की बुक्स में जो ग्रीन लिमिटेड है वो एक असेट के रूप में शो हो रहा है बैलेंस शीट में, ठीक है। यानी अगर अपना प्रॉफिट हुआ तो अपन इस बुक्स में ऐड करेंगे इस प्रॉफिट को इस असेट में, असेट डेबिट होगा यानी इंक्रीज हुआ, यही लॉस होता तो अपन का इन्वेस्टमेंट कम हो जाता, क्रेडिट होता असेट। ओसीआई सेम, प्रॉफिट डेबिट, लॉस क्रेडिट। तो अपने को सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि कहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट एसोसिएट डेबिट हो रहा है, वहाँ पर उसको बढ़ा दो। यहाँ पर दोनों जगह डेबिट हो रहा था, अपन ने ऐड कर दिया। अगर ये लॉस होता तो अपन क्या करते, रिड्यूस कर देते। अपना से क्लोजिंग बैलेंस पूछा, क्लोजिंग बैलेंस बताओ कितना है, तो जहाँ जहाँ पर इन्वेस्टमेंट जहाँ जहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रहा है वहाँ पे ऐड, जहाँ जहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है वहाँ पे माइनस। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमारा उसमें कम होगा, उनसे अपने को कुछ मिल गया, उनसे अपने को कुछ मिल गया, तो अपन क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे बेसिकली। समझ में आ गया आपको बात, बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। तो एंट्रीज क्या करनी है अपने को, समझ के चलनी है कि एंट्रीज अपन किस तरह से करते हैं। एंट्री से मैंने आपके लिए सारी यहाँ पे लिख रखी हैं। जैसे देखो मैं आपको बताऊँ, अगर अपन ने यहाँ पे असेट खरीदा, असेट डेबिट, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट के केस में डेबिट, लॉस हुआ क्रेडिट, ओसीआई प्रॉफिट हुआ डेबिट, लॉस हुआ क्रेडिट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किसी भी और तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्रेडिट। ये गुडविल और कैपिटलिज्म की अपन ने कैलकुलेशन यहाँ पर देख ली, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको ये बेसिक सा क्वेश्चन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अपन ने इसमें क्या करा है, 3 चीज़ें अपने को इसमें कैलकुलेट करने वही थी, गुडविल अपन ने कैलकुलेट कर ली, प्रॉफिट का शेयर अपन ने कैलकुलेट कर लिया, और क्लोजिंग बैलेंस अपन ने इसमें कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।